नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप दी ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। आज के एपिसोड में आपको सुनाएंगे एक बेहद प्रगतिशील देश का किस्सा जिसने कोरोना में कोई लॉकडाउन नहीं किया, बल्कि इस कोशिश में है कि वहां के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना हो जाए, क्योंकि इस देश को लगता है इसी तरह कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले सुर्खियाँ सुन लीजिए। पहली सुर्खी है पाकिस्तान से। रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। दुनिया के कई इस्लामिक देश लोगों से घर पर रहकर नमाज पढ़ने को कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ मूर्ख मौलवी और धार्मिक नेता हैं जो सरकार को धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि या तो सरकार रमज़ान के दौरान मस्जिदों को लॉकडाउन से छूट दे या फिर खुदा और उसके मानने वालों का गुस्सा झेलने को तैयार रहे। और इमरान खान की सरकार, वो भी मूर्ख, उसने इस दबाव के आगे घुटने टेक दिए। रमज़ान के दौरान मस्जिदों को खुला रखने की छूट दे दी गई। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग का एक हिस्सा है बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके डायरेक्टर थे रिक ब्राइट। वो कोरोना की वैक्सीन विकसित करने पर भी काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। ब्राइट का कहना है कि ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवाई के चलते हुआ। ये दवा मलेरिया में इस्तेमाल होती है। कई लोग कहते हैं कि ये कोरोना मरीजों पर भी असर करेगी, लेकिन ये दावा संदिग्ध है। ट्रंप इस दवा को बहुत प्रमोट करते हैं। रिक ब्राइट के मुताबिक इस दवा के इस्तेमाल पर उनके और ट्रंप के बीच असहमतियां थीं और इसी के चलते उन्हें हटाया गया। तीसरी सुर्खी चीन से है। यहाँ ली जेहुआ नाम के एक पत्रकार थे। उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान वुहान से जुड़े कुछ वीडियो डाले थे इंटरनेट पर। 26 फरवरी को वो सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनके घर में पुलिस घुस आई और इसके बाद से भाई साहब गायब थे। अब करीब 3 महीने बाद लौटे हैं। ली का कहना है कि पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करके जबरन क्वारंटीन में रखा था। अब बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूरोप के उत्तरी छोर में एक हिस्सा है स्कैंडिनेविया। इसमें 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नागरिक अधिकार, साफ सुथरी हवा, जीवन स्तर, इन मायनों में ये दुनिया का सबसे खुशहाल कोना माना जाता है। लेकिन कोरोना आने के बाद से स्वीडन में बड़ी अजीब चीजें हुई। सरकार ने लॉकडाउन नहीं किया, वो भी तब जब हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हैं। मरने वालों की तादाद भी 4 अंकों में पहुंच गई है। ऐसे में बाहर की दुनिया बड़ी हैरान है। सवाल उठ रहा है कि क्या स्वीडन को अपने लोगों की परवाह नहीं। एक और बात उठ रही है कि शायद स्वीडन कोरोना से निपटने के लिए अपने लोगों पर एक विवादित प्रयोग कर रहा है। ऐसा प्रयोग जिसके नतीजे बेहतर और बदतर दोनों हो सकते हैं। और इन सब वजहों से स्वीडन बहुत क्यूरियस केस बन गया है दुनिया के लिए। वहाँ क्या हो रहा है, आज दुनियादारी में विस्तार से जानेंगे। हमारे यहाँ हो या अमेरिका, स्वास्थ्य मंत्रालय सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन स्वीडन में ऐसा नहीं है। वहाँ सरकारी स्वास्थ्य महकमे का नाम है पब्लिक हेल्थ एजेंसी। ये लोगों के सेहत से जुड़े फैसले लेती है। कोई स्वास्थ्य आपदा की स्थिति हो तब भी यही एजेंसी जिम्मेदार है। पब्लिक हेल्थ एजेंसी काफ़ी हद तक एक स्वतंत्र संस्था है। इसके कामकाज में सरकार दखल नहीं दे सकती। सिस्टम यह है कि पब्लिक हेल्थ एजेंसी रणनीति तैयार करेगी और सरकार को उनकी सलाह पर चलना होगा। इसलिए कोरोना के आगे स्वीडन को क्या करना है, ये तय कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ एजेंसी के मुख्य महामारी विशेषज्ञ एंडरस टेग्नेल, न कि स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफियन। टेग्नेल के नेतृत्व में स्वीडन अलग ही रास्ते पर है। वहाँ लॉकडाउन नहीं किया गया, रेस्तरां और बाजार सब खुले हैं। हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी तो बंद कर दी गई, लेकिन बच्चों के स्कूल को खुला रखा गया। लोगों से कहा गया बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें। बीमार लोग और 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग घर में रहें। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों पर भी लोगों को अपनी मर्जी से फैसला लेने को कहा गया था, स्वेच्छा से। लोगों को सलाह दी गई कि हो सके तो घर से काम करें, खूब हाथ धोएं, सार्वजनिक जगहों पर एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखें। लेकिन एक चीज़ खास है यहाँ पर, हम भारतीयों को सीखनी चाहिए। वो ये है कि शुरुआत में ये सब रिकमेंडेशंस थी, यानी सलाह थी। सरकार ने लोगों पर कुछ थोपा नहीं, सिस्टम लोगों पर भरोसा करके चल रहा था। और ये भरोसा स्वीडन के कल्चर में है। सिस्टम लोगों पर यकीन करता है और लोग सिस्टम पर यकीन करते हैं। और शायद इसी कल्चर के कारण स्वीडन में संक्रामक रोगों से जुड़े ज़्यादातर कानून भी स्वैच्छिक ही हैं। नियम कहते हैं कि नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो बीमारी ना फैलाए, और इस नियम को लिटरली लिया भी जाता है। लेकिन बाद के दिनों में कोरोना महामारी के सामने आया कि कुछ लोग नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। ऐसे में 1 अप्रैल को नई गाइडलाइंस जारी की गई और अब की ये ऑप्शनल नहीं, अनिवार्य था। कहा गया कि संक्रमण को फैलने से रोकना हर एक की जिम्मेदारी है। एक और खास चीज़ हो रही है स्वीडन में।
वहाँ सिस्टम खुलकर मान रहा है कि संक्रमण को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता, ना ही मौतों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है। और यहीं पर बात आती है उस विवादित प्रयोग की जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया। ये प्रयोग है हर्ड इम्यूनिटी। इस पर आने से पहले कोरोना से निपटने के कुछ और तरीकों पर बात कर लेते हैं, फिर हर्ड इम्यूनिटी पर बात करेंगे। देखिए, कोरोना पर काबू पाने के कुछ गिने चुने रास्ते हैं अभी। पहला ये कि आप पूरा लॉकडाउन कर दीजिए, जमकर जांच करिए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, और किसी को हो जाए तो उन्हें कई दवाइयों के कॉकटेल से दुरुस्त रखने की कोशिश करिए। सूनर और लेटर उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए उन दवाइयों की मदद से, अस्पताल की डॉक्टरों की मदद से, और वो बच जाएं। लेकिन आप लॉकडाउन कब तक कर सकते हो? कभी ना कभी तो खोलोगे। जब खोलोगे तब संक्रमण फिर से फैल सकता है। दूसरा तरीका है कि कोरोना की वैक्सीन लोगों को लगा दी जाए। वैक्सीन इफेक्टिव होगी, जैसे टीके होते हैं सारी बीमारियों के, और तब कोरोना नहीं होगा। लेकिन अभी तो वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं। अभी कितना वक्त लगेगा इसके मास प्रोडक्शन में हम लोगों तक आने में, कोई ठीक नहीं बता सकता। और ऐसे में आता है ये तीसरा तरीका, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है, हर्ड इम्यूनिटी का तरीका। हर्ड मतलब झुंड, बड़ा, और इम्यूनिटी के बारे में तो हम आपको बताते ही रहते हैं, आपको पता भी है। सोचिए, अगर वायरस को फैलने दिया जाए तो आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा संक्रमित हो जाएगा। उसमें से कुछ मरेंगे, लेकिन जो बच जाएंगे उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। ऐसे में कोरोना अपने आप बेजान हो जाएगा। ये स्थिति तब आएगी जब देश की करीब 60% आबादी को कोरोना हो जाए और फिर वो इम्यून हो जाए कोरोना से। ये तरीका बहुत रिस्की है क्योंकि संक्रमित होने वालों में कई मरेंगे भी। बुजुर्ग लोग, छोटे बच्चे, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, अस्थमा और दिल की परेशानियों से जुड़े मरीज, इन पर वैसे भी ज़्यादा खतरा है। ऊपर से संक्रमित लोगों की संख्या भी काफ़ी होगी। इसमें से कई को इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, अस्पताल भर जाएंगे। हो सकता है कि कईयों का इलाज भी ना हो पाए, और इन वजहों से ये विकल्प काफ़ी विवादित है। मगर लोग कह रहे हैं कि तमाम जोखिमों के बीच भी एंडरस टेग्नेल स्वीडन को इसी राह ले जा रहे हैं। टेग्नेल खुद भी इससे इनकार नहीं करते। कई बार वो खुलकर हर्ड इम्यूनिटी की बात कर चुके हैं। मसलन कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि स्वीडन के आगे 2 विकल्प हैं, या तो सबको वैक्सीन लग जाए या फिर वहाँ लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाए। नेचर वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में एंडरस से पूछा गया कि क्या वो अपनी अब तक की रणनीति को कामयाब मानते हैं, तो उनका जवाब क्या था? अभी बड़ा मुश्किल है ये कह पाना, अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। किसी न किसी तरह हर देश को हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति में पहुंचना होगा। हमारे पास पर्याप्त संकेत हैं जो बताते हैं कि हम हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सोच सकते हैं। आपने विशेषज्ञ की बात सुन ली, पर स्वीडन अकेला नहीं है जो ये सोच रहा हो। ब्रिटेन और नेदरलैंड ने भी मार्च में हर्ड इम्यूनिटी की बात की थी, लेकिन इसका जोखिम देखते हुए अब रास्ता बदल लिया। लेकिन स्वीडन अभी भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा है, और इस वजह से उस देश के कई लोग परेशान भी हैं। कुछ दिनों पहले स्वीडन के 22 बड़े वैज्ञानिकों ने वहाँ के अखबार में एक साझा लेख लिखा। इसमें लिखा गया कि पब्लिक हेल्थ एजेंसी कोरोना के आगे नाकाम रही है। ऐसे में लीडर्स को आगे आना चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए। लेकिन पब्लिक एजेंसी अभी भी फ्रंट फुट पर खेल रही है। सरकार ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो नए प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। ये भी कहा गया कि जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी। हर हफ्ते 50,000 से 1 लाख तक टेस्ट होंगे। रेस्तरां और पब्स खुले हैं, लेकिन उन्हें भी ज़रूरी हिदायतों का पालन करने को कहा गया है। वार्निंग दी गई है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो उन्हें बंद कराया जा सकता है। इतनी सारी आबादी की हम बात कर रहे हैं। कुल आबादी है कितनी? स्वीडन की कुल आबादी करीब 1 करोड़ है। वहाँ अभी 16,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 1,937 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण की संख्या और मौत दोनों मामलों में स्वीडन अपने पड़ोसियों से बहुत आगे है। लेकिन टेग्नेल का दावा है कि उनकी स्ट्रेटजी कारगर होती दिख रही है। उनके मुताबिक आने वाले कुछ हफ्तों में राजधानी स्टॉकहोम के लोग हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति में पहुंच सकते हैं। सीएनबीसी से बात करते हुए टेग्नेल ने कहा, स्टॉकहोम और इसके आसपास के इलाकों में संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है। हमें हर्ड इम्यूनिटी का असर दिखने लगा है। आने वाले कुछ हफ्तों में यह असर और साफ दिखेगा, और देश के बाकी हिस्सों में भी हालात अभी स्थिर हैं। सुन लिया फिर से विशेषज्ञ को? अब आगे की बात सुनिए। स्टॉकहोम का जिक्र क्यों हुआ? क्योंकि स्वीडन में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले यहीं पर मिले। टेग्नेल का कहना है कि यहाँ की करीब 20% आबादी कोरोना से इम्यून हो चुकी है। हालांकि उन्होंने भी माना कि स्वीडन में कोरोना मरीजों के मरने की तादाद ज़्यादा है, और मरने वालों में बड़ी संख्या ऐसे बुजुर्गों की है जो ओल्ड एज होम में रहते थे। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। कोरोना पर रोज़ नए शोध हो रहे हैं। कभी कहा जाता है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन करने का न्यूजीलैंड वाला तरीका बेहतर है। कभी कहते हैं कि साउथ कोरिया का जमकर जांच करने वाला तरीका कारगर है। अब ऐसी रिसर्च आ रही है कि जब तक आबादी के बड़े हिस्से को संक्रमण नहीं होगा, तब तक लोगों में इम्यूनिटी विकसित नहीं होगी।
और ये महामारी भी खत्म नहीं होगी। लॉकडाउन की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान की भी चिंता है। कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना से मरे न मरे, लॉकडाउन के कारण भूख से दुनिया में बहुत से लोग ज़रूर मर जाएंगे। इन सारी बहसों के बीच सही रास्ता क्या है? शायद इस सवाल का भी कोई पक्का जवाब नहीं है। सब करते करते सीख रहे हैं। सिंगापुर जैसे सफल मॉडल अब संक्रमण की दूसरी खेप का सामना कर रहे हैं। माने एक भी तरीका ऐसा नहीं जहां खतरा पूरी तरह खत्म हो गया हो। इन खतरों की कीमत भी चुका रहे हैं लोग, वैसे ही जैसे स्वीडन की हर्ड इम्यूनिटी स्ट्रेटजी की कीमत बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग चुका रहे हैं। लल्लन टॉप का ये प्रोग्राम दुनियादारी आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कैसे? अपने व्हाट्सएप पर भेजकर और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस एपिसोड को शेयर करके। शुक्रिया।